हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अगला टॉपिक पे आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। अगला टॉपिक है आपका कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129, 130 एंड 131। बेटा एक रीडिंग मारते हैं फिर आपको समझाऊंगा। देखो, उसने कहा है अ गारंटी which extends to a series of transactions is known as continuing guarantee. Continuing guarantee may be revoked at any time by the surety by giving notice to the creditor. However, revocation shall be effective only in respect of फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर सेक्शन 131 कहता है डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रेवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। बेटा आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी में हमें 3 सेक्शंस बेटा पढ़ने हैं। 3 सेक्शंस बच्चे पढ़ने हैं। सेक्शन 129, सेक्शन 130 और सेक्शन 131। बेटा सेक्शन 129 बात करता है मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की। सेक्शन 130 बात करता है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की। और सेक्शन 131 बात करता है डेथ ऑफ श्योरिटी की। लो बेटा कॉपी करो यहां तक, फिर आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं मैं। एक ही एग्जांपल में बेटा समझेंगे पूरा केस। बेटा इस पे क्वेश्चन आ जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी पे, ध्यान से समझना है। चलो समझे बेटा। देखो बेटा, आपको ना याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूइंग गारंटी का बेटा केस थोड़ा सा समझाया था। ये देखो, ए और बी। आपको अच्छी तरह पता है बेटा गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और तीसरा होता है आपका श्योरिटी, गारंटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, जरा सुनो। बेटा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ए और बी के बीच में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बेटा काफी सारी ट्रांजैक्शंस अकर हुई, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर हुई है ए और बी के बीच में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। बेटा नंबर ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं बेटा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई है। ठीक है, सपोज फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा 1 लाख की है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में काफी सारी बेटा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 लाख की है, सेकंड 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की। ठीक है बच्चे, अब क्या हुआ है जरा देखो। अब क्या हुआ है, अब जो बेटा सी है ना, सी है, उसने पता है ए को क्या दी? उसने ए को दी गारंटी। उसने ए को कहा, सुनो, उसने ए को कहा कि तुम्हारे और बी के बीच में 6 मंथ्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, हर ट्रांजैक्शन की मैं
गारंटी लेता हूं। तो सी ने ए को क्या कहा है, 6 मंथ्स में तुम्हारे और बी के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हर ट्रांजैक्शन की गारंटी मैं देता हूं। तो आई गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ बी, फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, for series of transactions occurring during a period of 6 months, for series of transactions occurring during 6 months। तो 6 महीनों के दौरान, 6 महीनों के दौरान तुम्हारे तुम्हारे और बी के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, हर ट्रांजैक्शन की गारंटी मैं दूंगा बेटा तुम्हें। ठीक है। फिर आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि कई बार ना श्योरिटी गारंटी की जो लिमिट है वो फिक्स कर देता है। वो कह देता है कि हां, 6 मंथ्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हर ट्रांजैक्शन की गारंटी मेरी, लेकिन मैं गारंटी दूंगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की। यानी मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम कितने तक की रहेगी, 2 लाख रुपए तक की। मेरी लायबिलिटी 2 लाख रुपए तक की होगी, तो मैं 2 लाख रुपए तक की गारंटी तुम्हें देता हूं फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन यू एंड मिस्टर बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो बेटा ये जो गारंटी है, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो गारंटी है, ये जो गारंटी है, ये बेटा किसको कवर करती है बेटा, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को बेटा कवर करती है। ये गारंटी किसको कवर करती है बेटा, ये एक ट्रांजैक्शन को कवर नहीं करती है, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को बेटा कवर कर रही है। ये गारंटी आपकी एक आधी ट्रांजैक्शन को कवर नहीं कर रही है बेटा, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को कवर कर रही है, जो किसके बीच में होंगी, ए और बी के बीच में ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो बेटा इस तरह की गारंटी को हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी, बिकॉज इट कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए एंड बी हैपनिंग ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इसे हम कहते हैं बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी। बात समझ आई बेटा, दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी की अगर हम डेफिनेशन एक बार पढ़े, आओ बेटे, ये देखो, अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एक गारंटी जो काफी सारी ट्रांजैक्शंस को कवर करती है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूइंग गारंटी। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा। चलो, ये तो हो गई हमारी एक बात सेक्शन 129। अब सुनो, अब बेटा सी ने ना क्या करा, ध्यान से सुनना बेटा, अब सी ने क्या करा, सी ने ना आफ्टर सेकेंड ट्रांजैक्शन, आफ्टर सेकेंड ट्रांजैक्शन मतलब सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद उसने क्या करा, सी रिवोक्स हिज गारंटी। सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद सी ने अपनी गारंटी बेटा क्या कर दी, रिवोक। रिवोक का मतलब बेटा क्या होता है, विड्रॉ कर ली, वापस ले ली उसने अपनी गारंटी। उसने अपनी गारंटी को क्या कर लिया, वापस कर लिया, वापस ले लिया उसने अपनी गारंटी, विड्रॉ कर ली है उसने गारंटी। तो बेटा सेक्शन 130, सेक्शन 130 बेटा क्या कहता है, सुनो बेटा, सेक्शन 130 कहता है कि अगर
अगर सी यानी श्योरिटी बीच में अपनी गारंटी को रिवोक कर देता है ना, अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर लेता है, विड्रॉ वापस वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, लेकिन पास्ट में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके लिए उसे लायबल माना जाएगा। तो मेरे को एक बार बताओ, उसने अपनी गारंटी कब रिवोक करी बेटा? कब रिवोक करी? सेकंड के बाद। तो याद रखना, फ्यूचर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए उसे लायबल नहीं माना जाएगा, लेकिन पास्ट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए उसे लायबल माना जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल होगा, हां, थर्ड और फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए उसे लायबल नहीं माना जाएगा। पॉइंट आया? और बेटा तीसरी बात आती है, सुनो, ये हो गया सेक्शन 130। तीसरी बात भी बेटा सिंपल है। तीसरी बात है, अगर श्योरिटी की बेटा डेथ हो जाती है ना, श्योरिटी की क्या हो जाती है? डेथ। तो बेटा डेथ के टाइम पे ना गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है भाई, श्योरिटी की ही डेथ हो गई तो गारंटी जो है वो ऑटोमेटिकली, बताओ बेटा क्या हो जाती है? रिवोक। मतलब डेथ के बाद की ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल नहीं होगा। बात बताओ बेटा, समझ आई? पूरा सेक्शन, 3 सेक्शंस कवर करे हमने इस एग्जांपल में, सेक्शन 129, 130, 131। कॉपी कर लो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर हुए तीनों? तो डेथ के टाइम पे रिवोक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी बेटा। समझ आया बेटा सबको? चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब आओ मेरे साथ साथ सेक्शन 132 क्या कहता है बेटा, देखना है। सिंपल सा सेक्शन है, छोटा सेक्शन है। देखो पहले एक रीडिंग मार ले, फिर समझाऊंगा बेटा। ये ना थोड़ी सी लैंग्वेज बेटा टिपिकल है, लेकिन मतलब इजी है, मैं समझाऊंगा आपको। लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on another's default. देखो, where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other, that one of them shall be liable only on the default of the other. One of them shall be liable only on the default of the other. The third, not being a party to such contract, the third person not being a party to such contract, liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although such third person may have been aware of its existence. मैं आपको बेटा समझाता हूं सेक्शन 132। मतलब बहुत सिंपल है बेटा। देखो लिखो बेटा, सेक्शन 132 बेटा क्या कहता है समझेंगे। देखो देखो बेटा, बेटा अब केस क्या है, एक है ए, ठीक है, और बेटा एक है बी, ठीक है, और यहां पर लिखना बेटा सी, यहां पर लिखना सी। सुनो ध्यान से बेटा, अब बेटा हुआ क्या, यहां पर देखना हुआ क्या। ए और बी ने सी को, ए और बी ने बेटा सी को गारंटी दी। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट समझना बेटा।
ए और बी ने सी को गारंटी दी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है वो देखना। उन्होंने कहा कि बी shall be liable towards C on event of default of A। बेटा ये C है, या मैं एक काम करता हूं बेटा, 2 मिनट, एक काम करो आप इसे हटाओ अभी, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे। इसे हटाओ। बी कौन है बेटा? बी श्योरिटी है। बी आपका श्योरिटी है। बी आपका श्योरिटी है। बी ने बेटा सी को, सी कौन है? सी क्रेडिटर है। बी ने सी को क्या दी? गारंटी दी बेटा। बी ने सी को क्या दी? गारंटी दी। क्या? अगर ए, बेटा ए कौन है? ए आपका प्रिंसिपल डेटर है। ए आपका डेटर है। तो बी ने सी को गारंटी दी है कि अगर ए डिफॉल्ट कमिट करता है तो उसके बिहाफ पे पैसा मैं दूंगा। बात समझ आई? अब क्या हुआ? अब बेटा ये तो हो गया प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो क्या हो गया आपका? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। ये तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ? अब ना बी ने बेटा डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने किसके साथ? डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। और बेटा बी और डी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है इफ बी इज अनेबल टू पे टू सी, देन डी शैल पे टू सी। मतलब पता है, बी और सी के बीच में बेटा एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने क्या कहा? बी और सी के बीच में बच्चे एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और बेटा ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या कहता है? अगर अगर ए डिफॉल्ट कमिट करता है, ए डिफॉल्ट कमिट करता है और बी सी को पैसा नहीं दे पाता है, तो उस केस में डी सी को पैसा देगा। ये एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन बी एंड डी। तो बात समझ रहे हो? एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है बी और सी के बीच में, जिसमें बी ने कहा अगर ए डिफॉल्ट कमिट करता है तो पैसा आपको मैं दूंगा। अब बी और डी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर मैं सी को नहीं दे पाता तो मेरे बिहाफ पे डी सी को पैसा देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, ध्यान से सुननी है बेटा बात जो मैं कहूंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर अगर बी सी को पैसा नहीं दे पाता तो सी को पैसा देने की लायबिलिटी किसकी बनती है? डी की बनती है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड डी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कैन सी sue डी फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट? क्या सी डी को पैसा रिकवर करने के लिए स्यू कर सकता है या नहीं? क्या सी
डी को पैसा स्यू करने के लिए रिकवर कर सकता है या नहीं? बात समझ आई पूरी? क्या कॉन्ट्रैक्ट था? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए डिफॉल्ट कमिट करता है तो बी सी को पैसा देगा। अगर बी सी को नहीं दे पाता है तो एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें डी सी को पैसा देगा। अब मैं कह रहा हूं बी ने पैसा नहीं दिया सी को, तो क्या सी डी को स्यू कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट? बेटा एक मैं बात अगर आपको इसमें बताऊं ना, बड़ी काम की, जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ी हुई है, उसमें सॉरी फाउंडेशन में पढ़ी हुई है, और वो क्या है बेटा? सी इज अ stranger to contract. C is a stranger to contract between B and D. बात तो आपको समझ आएगी बेटा। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? B और D के बीच में। भैया C तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, मतलब C is not a party to the contract between B and D. तो लॉजिकली स्पीकिंग सी कैन नॉट स्यू डी। अगर डी को कोई स्यू कर सकता है तो वो सिर्फ बी स्यू कर सकता है, सी नहीं कर सकता है बेटा। लेकिन लेकिन बेटा एक बात अगर हम और देखें तो सी बेटा बी और डी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा पैसा उसी को मिलना है। तो मुझे बताओगे कोर्ट ने क्या सी को रिकवरी का राइट दिया है क्या? बिल्कुल दिया है बेटा। कोर्ट कहता है कि सी, ऑल्दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड डी, कैन स्यू डी फॉर रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट। देयरफॉर सी कैन स्यू डी फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। ऑल्दो सी कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों स्यू कर सकता है वो? क्योंकि बेटा वो बी और डी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है, तो वो डी को स्यू कर सकता है। बात बताओ बेटा, समझ आई पूरी? ये आपका सेक्शन 132 है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन मैंने आपको इजी कर दिया बेटा। तो याद रखना दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा यहां पर। कौन कौन से दो? बी ने कहा सी को अगर ए आपको पैसा नहीं देता तो मैं दूंगा। अच्छा, फिर बी और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैं नहीं दे पाया सी को तो मेरे बिहाफ पे पैसा डी देगा सी को। ठीक है, अब हुआ क्या? ना तो ए ने पैसा दिया ना बी ने पैसा दिया, तो बताओ पैसा देने की लायबिलिटी किसकी आ गई? डी की आ गई। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं क्या सी डी को स्यू कर सकता है? ऑल्दो सी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड डी। क्या सी स्यू कर सकता है बेटा? बिल्कुल स्यू कर सकता है, क्योंकि सी बी और डी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है। इसलिए लॉ ने सी को स्यू करने का राइट दिया है। समझ आया बेटा सेक्शन 132? ठीक है, चलो बच्चे अब आओ बेटा अगला टॉपिक, राइट्स ऑफ श्योरिटी। सेक्शन 140, 141, 145, 46, 47 क्या कहता है बेटा? बहुत ध्यान से जरा सुनना मेरी बात। हमें श्योरिटी के, हमें बच्चे क्या डिस्कस करने हैं? राइट्स। पहले मेरे साथ साथ हेडिंग लिखो, राइट्स ऑफ श्योरिटी। ध्यान से देखना है बेटा, इंपॉर्टेंट केस है। राइट्स ऑफ श्योरिटी। बेटा श्योरिटी के ना राइट्स किस किस के अगेंस्ट हो सकते हैं? मतलब श्योरिटी अपने राइट्स किस किस के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकता है बेटा? तो सबसे पहला तो जो नंबर आता है वो आता है राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो पहले तो वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट प्रिंसिपल
डेटर, ठीक है। फिर वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट क्रेडिटर, और फिर वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है अपना अगेंस्ट को श्योरिटीज, अगेंस्ट को श्योरिटीज। लिखो बेटा। तो एक तो वो राइट एक्सरसाइज करेगा अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, फिर वो राइट एक्सरसाइज करेगा अगेंस्ट क्रेडिटर, फिर वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट को श्योरिटीज। पहला अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, देखो बहुत सिंपल बात करूंगा बेटा आपसे, यहां पर देखना, यहां पर देखो। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वो दो राइट एक्सरसाइज कर सकता है, राइट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 145 और राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140। सिंपल है बेटा, आओ एक रीडिंग मारते फिर समझाऊंगा आपको। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. The surety is entitled to claim from the principal debtor all the sum which he has rightfully paid. However, he cannot recover such sum which he has paid wrongfully. आओ मेरे साथ साथ देखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ एक, सुनना सुनो ध्यान से बेटा। एक तो पार्टी है ए जो कि है क्रेडिटर, एक तो पार्टी है बी जो कि है डेटर, और एक पार्टी है सी जो कि है श्योरिटी। आपको पता है बेटा, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब पूरे केस में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा? 3। सुनो कौन कौन सा, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हुआ होगा ए और बी के बीच में, ये तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो ए और बी के बीच में हुआ होगा, है ना। हो सकता है ए ने बी को सेल करी हो, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट सी ने ए को क्या दी होगी? गारंटी। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखो ये तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जांपल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा ए और सी के बीच में हुआ जिसमें सी ने ए को क्या दी? गारंटी। तो दूसरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन ए एंड सी। और बेटा अब मुझे एक बात बताओ, सी, ध्यान से सुनना, सी ए को पैसा पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो बताओ बी उसको रीइंबर्स नहीं करेगा बेटा? बी भी तो सी को रीइंबर्स करेगा ना। तो बी सी को बेटा उस पैसे का रीइंबर्समेंट देगा जो सी ने दिया है बी के बिहाफ पे ए को। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? तो तीसरा बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन बी एंड सी। बात समझ रहे हो? तो हुआ क्या है, पहले ए ने बी को सेल करी, फिर सी ने ए को गारंटी दी कि अगर बी पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा। अब अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो सी को पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से, और अब बी की यह लायबिलिटी बनती है कि वो सी को उस पैसे का क्या दे? रीइंबर्समेंट दे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एंटर होंगे बेटा वो 3 होंगे। पहला ए और बी के बीच में, दूसरा ए और सी के बीच में, और तीसरा बी और सी के बीच में। बात समझ आई? पक्का? तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो हमने पढ़ा हुआ है ना, मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेटा क्या कहता है? बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर हुआ है।
इसका मतलब बेटा बी इज लायबल टू कॉम्पनसेट, B is liable to compensate C for all amount paid by C on his behalf। तो याद रखना, जितना भी पैसा सी ने ए को बी के बिहाफ पे दिया है, तो बी की ये लायबिलिटी बनती है कि वो सी को उस पैसे का बेटा क्या दे, कॉम्पनसेशन दे, रीइंबर्समेंट दे, उसे इंडेमनीफाई करे। क्या मतलब था इंडेमनीफाई का? कॉम्पनसेट करना बेटा। तो ये किसका राइट है बेटा? ये सी का राइट है कि वो इंडेमनिफिकेशन ले सकता है, वो कॉम्पनसेशन ले सकता है, वो रीइंबर्समेंट ले सकता है। किससे? बी से। किस चीज का रीइंबर्समेंट? हर उस पैसे का रीइंबर्समेंट जो सी ने पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ बी। ये बेटा पहला राइट है। बात समझ आई? पक्का? कॉपी करो बेटा। कर लिया बेटे? आ जाओ मेरे साथ साथ, अभी एक और राइट पढ़ेंगे बेटा। ये देखो, दूसरा राइट कौन सा था? राइट ऑफ सबरोगेशन। बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनना। वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और on default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all rights which the creditor had against the debtor। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सिंपली स्पीकिंग, on payment of a debt, surety shall be entitled to rights which creditor could claim against the principal debtor। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, ठीक है? अब बेटा एक एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल मैं सेम ही रख रहा हूं। तीन पार्टीज है बेटा। ए, जो कि बेटा हमारा कौन था? क्रेडिटर। दूसरी पार्टी है बी, जो कि हमारा कौन था? डेटर। और तीसरी पार्टी है सी, जो कि हमारा कौन था बेटा? श्योरिटी। ठीक है? अब सुनो सुनो ध्यान से जरा। अब बेटा ध्यान से, ए ने बी को क्या करी थी बेटा? सेल करी थी। ए ने बी को सेल करी थी, ठीक है? अच्छा, सी ने बेटा ए को क्या दी थी? इस बात की गारंटी दी थी कि अगर कल को बी ने तुम्हें पैसा पे नहीं करा तो पैसा मैं पे करूंगा। तो सी ने ए को क्या दी है बेटा? गारंटी दी है, ठीक है? अब क्या हुआ? ये सेकंड पॉइंट। अब क्या हुआ? थर्ड पॉइंट, बी ने डिफॉल्ट कमिट किया। डिफॉल्ट बाय बी मतलब बी ने पैसा ए को पे नहीं करा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो अब बेटा मेरे को बताओ, किसको पैसा ए को पे करना पड़ जाएगा? बताओ। सी पैसा पे करेगा बे को? फोर्थ पॉइंट, सी विल पे मनी टू ए। तो सी को पैसा देना पड़ जाएगा ए को। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा श्योरिटी, ध्यान से सुनना, श्योरिटी जब डेटर के बिहाफ पे पेमेंट करता है ना किसी डेट की, श्योरिटी जब डेटर के बिहाफ पे किसी डेट की पेमेंट करता है ना, तो श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब श्योरिटी, श्योरिटी किसकी जगह ले लेता है बेटा? फिर क्रेडिटर की। और फिर श्योरिटी डेटर के अगेंस्ट हर वो एक्शन ले सकता है जो क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट ले सकता था। मतलब मेरे को बताओ, जैसे ही बेटा सी ने ए को पैसा पे कराना, जैसे ही, वैसे ही बेटा एज सून एज, लिखना, एज सून एज
श्योरिटी pays debt on behalf of debtor. As soon as surety pays debt on behalf of debtor, he steps into the shoes. He steps into the shoes of creditor. वो किसको रिप्लेस कर लेता है बेटा? वो किसको सब्स्टिट्यूट करता है? मेरे को एक बार बताओ। ए को तो पैसा मिल गया ना बेटा, बी से मिलना था, नहीं मिला, सी ने दे दिया, तो ए की तो बात खत्म हो गई। अब ए की जगह किसने ले ली बेटा? सी ने। मतलब ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर एंड he has the right he has the right to take he has the right to take action against debtor. He has the action he has the right to take action against debtor which creditor could take which creditor could take. तो बेटा जो श्योरिटी है वो किसकी जगह ले लेता है बेटा? वो क्रेडिटर की जगह ले लेता है, क्योंकि क्रेडिटर तो बेटा गया, उसे पैसा बी से मिलना था, नहीं मिला, उसे सी से मिल गया, तो उसकी बात तो खत्म। तो उसकी जगह अब किसने ले ली? श्योरिटी ने ले ली। और वो श्योरिटी डेटर के अगेंस्ट हर वो एक्शन ले सकता है जो क्रेडिटर ले सकता था डेटर के अगेंस्ट। दिस इज नोन एज राइट ऑफ सबरोगेशन। इसे हम बेटा क्या कहते हैं? राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन को आप सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, आप रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो श्योरिटी ने किसकी जगह ले ली बेटा? क्रेडिटर की जगह ले ली। दिस इज नोन एज राइट ऑफ सबरोगेशन। लो बेटा कॉपी करो। क्लियर हुआ? ये दोनों राइट्स श्योरिटी एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ठीक है बेटा, आए आगे चले। देखो, अच्छा अब बात करते हैं बेटा राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। सिंपल है बेटा, देखो, द श्योरिटी कैन क्लेम all the securities which the creditor had at the time of giving guarantee. It is immaterial as to whether surety had knowledge of such securities or not. If securities are returned by the creditor to the principal debtor, surety is discharged to the extent of value of securities so returned. अच्छा एक बात और है बेटा, अगले पे आना। राइट ऑफ सेट ऑफ, अभी समझाता हूं बेटा आपको। Any amount recoverable by the principal debtor may be claimed as a deduction. Any amount recoverable by the surety may be claimed as a deduction. मैं आपको समझाता हूं बेटा, आओ अब करते हैं सेकंड। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। देखो बेटा, पहला राइट है सिक्योरिटीज का। देखो बेटा एग्जांपल, बहुत सिंपल देखो, ए वही बात है बेटा, क्रेडिटर है, बी डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, और बेटा सी श्योरिटी है। सी श्योरिटी। अब सुनना स्टेप बाय स्टेप बेटा,
अब क्या हुआ, पहला ए ने बी को सेल करी उधार पे, क्रेडिट सेल है, ठीक है, 1 लाख रुपए की। अब क्या हुआ, ए ने बी से कहा भाई तेरे को मैं जानता नहीं, पैसा दे मेरे को। बी ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारे पास अपनी कोई सिक्योरिटी रखवा देता हूं। बी ने कहा, ए ने कहा चल ठीक है, ला रखवा अपनी सिक्योरिटी। तो बी ने सिक्योरिटी के तौर पे अपना कुछ फर्नीचर रखवा दिया। अपना कुछ क्या रखवा दिया, फर्नीचर। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फर्नीचर उसने रखवाया ना, ये सिर्फ इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 30,000 थी। अब ए ने बी को कहा कि भैया माल तूने खरीदा है 1 लाख का, सिक्योरिटी रखवा रहा है 30,000 की, इसका क्या लॉजिक हुआ। चलो अब बी ने सुनो, अब बी ने ए को कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैं आपको गारंटी दिलवा देता हूं। तो सी ने तीसरी बात कर रहा हूं, सी ने बी के बिहाफ पे ए को क्या देती बेटा, गारंटी देती। सी ने कहा ऑन डिफॉल्ट ऑफ बी आई शैल पे यू द अमाउंट, मैं तुम्हें पैसा पे करूंगा। तो बेटा बात समझ आई, पक्का। तो मैंने क्या बताया, ए ने बी को सेल करी 1 लाख की, उसके बदले बी ने ए के पास सिक्योरिटी रखवाई फर्नीचर जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 थी। ए ने क्या कहा, माल तूने खरीदा है 1 लाख का, सिक्योरिटी रखवाता है 30,000 की, इसका तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो सी ने बचे हुए 70,000 रुपए के लिए ए को क्या दे दी बेटा, गारंटी दे दी कि अगर अगर डेटर तुम्हारा पैसा नहीं देता तो पैसा मैं दूंगा तुम्हें। बात समझ आई। अब क्या हुआ, सुनो, फोर्थ स्टेप, बी ने कमिट किया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बाय बी, मतलब बी ने ए को पैसा नहीं पे करा, बी ने ए को पैसा नहीं पे करा। तो बेटा याद रखना, उस केस में बेटा किसकी लायबिलिटी आ जाती है, सी की लायबिलिटी आ जाती है। तो फिफ्थ स्टेप, सी विल बी लायबल टू पे ए 1 लाख रुपए। तो पूरे 1 लाख रुपए सी किसको पे कर रहा है, ए को। अब बात समझना, क्लियर हुआ सारे स्टेप्स। अब बताओ ए को उसका पूरा पैसा मिल गया या नहीं। ए को उसका पूरा पैसा मिल गया ना, तो एक ही बात खत्म। अब मुझे एक बात बताना, बस अब मुझे एक बात बताना, सिंपल बात करूंगा। अब मुझे एक बात बता दो, जब देखो आप ए हो मैं सी हूं, मैंने आपको क्या कहा, तुझे तेरा 1 लाख रुपए मिल गया ना, लाभ एक काम कर, जो सिक्योरिटी तूने बी से रखवाई थी वो सीधे सीधे मेरे पास मुझे हैंड ओवर कर दे। बात समझो जो मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने तुझे तेरा पूरा 1 लाख रुपए लौटा दिया ना, तो सिक्योरिटी तेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जो सिक्योरिटी तूने रखवाई थी बी से, वो सिक्योरिटी मुझे लौटा दे, मुझे दे दे वो सिक्योरिटी। तो अब सी हैज द राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। भाई तेरे पास सिक्योरिटी अब किस काम की, सी हैज द राइट टू क्लेम सिक्योरिटी फ्रॉम ए। भाई तेरे को तो तेरा पूरा पैसा मिल गया, अब तू सिक्योरिटी रख के क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटी मुझे दे। सी हैज द राइट टू क्लेम सिक्योरिटी फ्रॉम ए। तो बताओ पहला राइट क्या हो गया, राइट ऑफ सिक्योरिटी। श्योरिटी क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है जो डेटर ने क्रेडिटर के पास रखवाई थी। श्योरिटी कैन क्लेम सिक्योरिटी फ्रॉम द क्रेडिटर विच जो किसने रखवाई थी बेटा, जो डेटर ने रखवाई थी क्रेडिटर के पास। श्योरिटी वो सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है।
बात समझ आई? अब बेटा एक बात हुई, सुनो ध्यान से सुनना, एक और बात कर रहा हूं। अब एक बात क्या हुई, मैंने जब ए से सिक्योरिटी मांगी ना, तो उसने कहा यार मैंने तो वो सिक्योरिटी वापस लौटा दी डेटर को। भाई मुझे मेरा 1 लाख मिल गया, अब मैं सिक्योरिटी का क्या करता, मैंने तो वो डेटर को वापस लौटा दी, मुझे पता ही नहीं था कि तुझे देनी थी सिक्योरिटी। बात समझो जो मैं कह रहा हूं, मतलब श्योरिटी ने क्रेडिटर से जब सिक्योरिटी मांगी ना, तो क्रेडिटर कह रहा है भैया मैं तो वो सिक्योरिटी लौटा चुका हूं डेटर को। तो उस केस में बेटा अगर अगर क्रेडिटर डेटर को सिक्योरिटी लौटा चुका है ना, तो उस केस में इफ creditor has returned security to debtor, then value of security is reduced from liability of श्योरिटी। तो याद रखना बेटा उस केस में फिर श्योरिटी की लायबिलिटी उतने रुपए से कम हो जाती है। तो मेरे को एक बार बताओ, श्योरिटी की लायबिलिटी बेटा कितने रुपए की थी? 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। अब अब जो सिक्योरिटी कायदे में श्योरिटी को मिलनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी क्रेडिटर ने वापस डेटर को लौटा दी। तो याद रखना उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी उतने से रिड्यूस कर जाएगी। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से रिड्यूस कर जाएगी। तो बताओगे श्योरिटी सिर्फ कितने रुपए के लिए लायबल होगा बेटा? 70,000 रुपए के लिए लायबल होगा वो। यानी उसे क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना है? 70,000 रुपए। अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर। तो बात सिंपल है बेटा, मैं श्योरिटी हूं, या तो मुझे 30,000 की सिक्योरिटी दे दो और 1 लाख रुपए ले लो, और अगर 30,000 की सिक्योरिटी नहीं दे रही तो एक काम करो, मैं 70,000 रुपए दूंगा नेट। बात समझो, या तो मुझसे 1 लाख ले लो और 30 की सिक्योरिटी दे दो, और अगर 30 की सिक्योरिटी नहीं देनी तो मैं नेट 70 ही दूंगा फिर। तो उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी बेटा क्या कर जाती है? रिड्यूस कर जाती है। लो, ये आपकी बेटा आ गई राइट ऑफ सिक्योरिटी। समझ आया बेटा सबको? कॉपी कर लो बेटे, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। देखो देखो बेटा, राइट ऑफ सेट ऑफ any amount recoverable by the principal debtor may be claimed as a deduction। बेटा श्योरिटी के पास ना एक राइट होता है, जरा सुनना कौन सा राइट? राइट ऑफ सेट ऑफ। देखो पहला है, ध्यान से सुनना बेटा, अब अज्यूम करो बेटा, देखो ये श्योरिटी है बेटा, श्योरिटी के पास ना एक राइट होता है, और वो क्या होता है? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर देखो, अब ये सिक्योरिटी छोड़ो, वैसे एक बात करते हैं। ए ने बताओ बी से बेटा कितने रुपए लेना था? ए ने बी से कितना लेना था? 1 लाख रुपए। तो यहां पर लिखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम बी। तो ए ने बी से कितना लेना था? 1 लाख रुपए देना था, और इसी चीज की गारंटी दी थी ना, इसी चीज की तो गारंटी दी थी सी ने ए को। बात समझ आई? ठीक है। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, लिखना मत आप लोग, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा इन रिटर्न बी ने भी ए को बेटा कुछ सेल करी हो।
इन रिटर्न बी ने भी हो सकता है ए को कुछ सेल करी हो, मतलब ए ने लेना 1 लाख है, हो सकता है ए ने बी को कुछ देना भी हो सकता है ए ने बी को सेल करी है और ए ने बी से परचेज भी करी हो। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम बी, और दूसरा अमाउंट टू बी पेड बाय ए टू बी। तो ए ने लेना है 1 लाख और ए ने बी को, एग्जांपल ले रहा हूं, देना है 30,000 रुपए। तो बेटा उन्होंने कहा जो श्योरिटी है ना, जो श्योरिटी है उसे ए को 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, वो सेट ऑफ कर सकता है उस पैसे को जो डेटर ने क्रेडिटर से लेना है। बात समझना, मैंने देना है 1 लाख, मैं बी हूं, मैंने देना है 1 लाख और मैंने लेना है 30,000। तो श्योरिटी वो जो पैसा डेटर ने क्रेडिटर से लेना है, श्योरिटी उस पैसे का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। मतलब बताओ, श्योरिटी नेट बेटा ए को कितना देगा? 70,000 देगा। भाई श्योरिटी यही तो कहेगा कि भाई बी ने तेरा, ध्यान से सुनना भाई, श्योरिटी मुझे बताओ, श्योरिटी ए को क्या कहेगा? श्योरिटी ए को कहेगा भाई तूने बी से 1 लाख लेना था और तूने बी को 30,000 देना भी तो था, पक्का? तो भाई नेट ऑफ देखा जाए, नेट ऑफ देखा जाए तो बी ने ए को कितना देना था? 70। तो मैं 70 दे तो रहा हूं तेरे को। मतलब जो सेट ऑफ, मेरी बात सुनना बेटा, जो सेट ऑफ बी क्लेम करता, बी क्लेम करता, भाई एक बात बताओ, बी ए को 1 लाख क्यों देता? बी भी तो ए को 70 ही देता। कैसे? भाई 1 लाख की सेल करी मैंने तेरे से, 1 लाख की परचेज करी मैंने तेरे से और 30 की मैंने तेरे को सेल करी, तो मैं भी तो तेरे को नेट 70 ही दूंगा। तो जब डेटर 70 दे रहा है, डेटर की लाइबिलिटी देने वाली 70 की बनती है, तो श्योरिटी 1 लाख क्यों देगा? श्योरिटी भी कितने देगा? 70। मतलब जो सेट ऑफ डेटर क्लेम करता, अब वही सेट ऑफ कौन क्लेम कर रहा है? श्योरिटी क्लेम कर रहा है। तो ये आएगी बेटा नेट लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी 70,000। तो अगर डेटर ने क्रेडिटर से कुछ पैसा लेना है तो उस पैसे का श्योरिटी सेट ऑफ क्लेम कर सकता है बेटा। मैंने क्या कहा? अगर बी ने ए से कुछ पैसा लेना है तो उस पैसे का सेट ऑफ सी ले सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा बी भी तो लेता सेट ऑफ। बी नहीं लेता, बी ए को 1 लाख देता नहीं बेटा, 1 लाख में से 30,000 काट के देता, तो बी 70 देता ना। तो श्योरिटी की लायबिलिटी कितने की होगी? 70 की। बात समझ आई? एक और केस हो सकता है बेटा, सुनो, हो सकता है बेटा श्योरिटी ने कुछ लेना हो क्रेडिटर से। मेरी बात सुनो, अमाउंट ड्यू टू ए, मुझे बताओ मुझे कितना देना है। अब ये दूसरा एग्जांपल है, मुझे बताओ ए को कितना देना है? 1 लाख। हो सकता है मैंने ए से कुछ पैसा लेना हो, मैंने ए से, श्योरिटी ने ए से कुछ पैसा लेना हो, तो मैं उस पैसे का बेटा सेट ऑफ नहीं लूंगा क्या? अमाउंट पेबल बाय ए टू सी। तो मेरा 30,000 रुपए देना था तूने और मैंने तुझे देना है 1 लाख रुपए, तो नेट पकड़ 70,000 रुपए, नेट लायबिलिटी 70,000 रुपए। बात बताओ समझ आई बेटा? तो याद रखना, श्योरिटी, श्योरिटी अपने पैसे का सेट ऑफ ले सकता है जो उसने क्रेडिटर से लेना था, और श्योरिटी उस पैसे का भी सेट ऑफ ले सकता है जो डेटर ने क्रेडिटर से लेना था। तो जो डेटर ने क्रेडिटर से लेना था, उस पैसे का भी सेट ऑफ श्योरिटी ले सकता है, और श्योरिटी अपने पैसे का जो उसने लेना है क्रेडिटर से, उस पैसे का भी सेट ऑफ ले सकता है। बात बताओ बेटा समझ आई? ये है आपका राइट ऑफ सेट ऑफ। समझ आया सबको? कॉपी करो बेटा।
हो गया सबका? चलें बेटा आगे। देखो बेटा, बाकी इसमें अब ध्यान से जरा सुनना मेरी एक बात। राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज, हो सकता है ना बेटा दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज ने मिलके गारंटी दी हो, है ना। ऑल द को श्योरिटीज शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज मिलके गारंटी देते हैं ना, तो हर किसी की लायबिलिटी इक्वल होती है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो। ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात करूंगा, आ जाओ मेरे साथ साथ। सी पॉइंट, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। लिखो, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ध्यान से सुनिए बेटा बात। एग्जाम्पल ए और बी। और सी। बेटा ए आपका क्रेडिटर है, बी आपका डेटर है, और सी, और एक और लिख लेना बेटा, सी, 2 मिनट, सी डी ई। ये बेटा तीनों हैं को श्योरिटीज, मैंने 3 लिए हैं। ये तीनों आपके को श्योरिटीज है बेटा। को श्योरिटीज, दो या दो से ज्यादा श्योरिटीज मिलके जब गारंटी देंगे तो वो क्यों को श्योरिटीज है बेटा। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अब ए ने बी को, ए ने बी को सेल्स करी क्रेडिट पे 3 लाख रुपए की, ठीक है। इस सेल्स के अगेंस्ट, इस सेल्स के अगेंस्ट इन तीनों ने मिलके ए को बेटा क्या दी है, गारंटी। ए को क्या दी है, गारंटी। इन तीनों ने मिलके ए को क्या दी है, गारंटी, ठीक है। बेटा कुछ बातें इसमें लिखो। इफ साइलेंट, अगर तीनों के बीच का अग्रीमेंट साइलेंट है बेटा, तो तीनों की लायबिलिटी इक्वल होती है। इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट, liability of co-sureties will be equal. If agreement is silent, liability of co-sureties will be equal. तो बेटा याद रखना, को-श्योरिटीज की लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती है अगर अग्रीमेंट साइलेंट है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस, इफ नॉट साइलेंट, मतलब अगर सपोज अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये तीनों लायबिलिटीज बेयर करेंगे 3:2:1 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3:2:1 में लायबिलिटी बेयर करेंगे, मतलब 1.5 लाख के लिए ए लायबल, सॉरी सी लायबल होगा, 1 लाख के लिए डी लायबल होगा, 50,000 के लिए ई लायबल होगा। तो इफ अग्रीमेंट contains a clause, if agreement contains a clause, then liability shall be in that proportion, shall be in that ratio। जैसे मैंने कहा 3:2:1,
तो उस केस में लायबिलिटी उसी रेशो में होगी बेटा, 3:2:1 में। बात बेटा समझ आई? कॉपी कर लो बेटा पहले इतना। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बेटा। अब बच्चे इसमें ना एक बात और है, छोटी सी है, और वो क्या है, कई बार बेटा ऐसा होता है कि ना जो सी डी और ई है ना, वो लोग अपनी मैक्सिमम लाइबिलिटीज को फिक्स कर लेते हैं। मतलब सी कहता है मैं मैक्सिमम मैक्सिमम मैं सपोज से 1,20,000 दूंगा मैक्सिमम। डी कहता है मैं लाइबिलिटी बेयर कर सकता हूं मैक्सिमम 1,25,000, ये मैक्सिमम है बेटा। और ई कहता है मैं मैक्सिमम बेयर कर सकता हूं 1,10,000 से फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा ये रेशो उन्होंने डिसाइड नहीं करा है, रेशो डिसाइड नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम हम इतना बेयर करेंगे, रेशो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो बेटा वो केस ना इसी में फॉल करता है बेटा, रेशो इज साइलेंट। बेटा इस रेशो में मत बांट देना लाइबिलिटी को, मतलब आप कल को 3 लाख की लाइबिलिटी को इस रेशो में बांट दो, नहीं बेटा, ये रेशो नहीं था, ये उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी थी। मतलब सी कहता है मैं 1,20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, डी कहता है मैं 1,25 से ज्यादा नहीं दूंगा, ई कहता है मैं 1,10,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। याद रखना ये उनकी बेटा मैक्सिमम लाइबिलिटी है, ये रेशो नहीं है। तो बेटा इस केस में भी ना, इस केस में भी रेशो क्या चलेगा बेटा, इक्वल ही चलेगा, बिकॉज अग्रीमेंट इज साइलेंट। तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती लाइबिलिटी, लेकिन रेशो तो डिसाइडेड ही नहीं है, तो इस रेशो में मत बांट देना। दिस इज नॉट द रेशो ऑफ बेयरिंग लाइबिलिटी, ये तो मैक्सिमम लाइबिलिटी है जो वो बेयर करने के लिए तैयार है। तो इस केस में माना यही जाएगा कि अग्रीमेंट में रेशो मेंशन नहीं है, और रेशो बेटा क्या माना जाएगा, 1:1:1। पक्का बताओ, क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये मैं नोट लिखवा देता हूं आपको। इफ maximum liability of each co-surety, if maximum liability of each co-surety is mentioned in agreement, then ratio of liability shall be equal. तो रेशो तो इक्वल ही रहेगा ना, रेशो तो मेंशन नहीं है ना, वो तो मैक्सिमम लायबिलिटी मेंशनड है। रेशो शैल बी इक्वल अप टू, यहां लिखो रेशो शैल बी इक्वल हाउएवर liability cannot exceed maximum liability. Liability cannot exceed maximum liability. ठीक है बेटा, तो उनकी लाइबिलिटी मैक्सिमम को एक्सीड नहीं कर सकती, लेकिन बटेगा 1:1:1 में ही। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
क्लियर हो गया मेरे ख्याल से बेटा? एक पॉइंट हमारा रह गया, एक लास्ट पे आ जाना बचे। वही है, सेम बात बेटा। इफ वन को श्योरिटी रिसीव्स एनी सिक्योरिटी, ऑल अदर को सिक्योरिटीज आर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ सच सिक्योरिटी। तो याद रखना, अगर अगर एक को श्योरिटी को क्रेडिटर के पास से कोई सिक्योरिटी मिलती है ना, तो बेटा उस सिक्योरिटी पे राइट, उस सिक्योरिटी पे राइट एक को श्योरिटी का नहीं, सबका होगा उस पे राइट। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।